हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की सोशल साइंस के आवर पास्ट 3 की जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ट्रेड करने आई थी और वो किस तरीके से यहाँ की टेरिटरी को कंट्रोल कर रही है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये वर्कशीट 15 है जो कि 16 नवंबर को आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंपनी आर्मी। यानी कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया और यहाँ पर अपनी आर्मी को उसने आगे और एक्सपेंड किया। तो हम पहले ये पैराग्राफ जो है उसको रीड करेंगे और समझेंगे कि इस पैराग्राफ में क्या है। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। वॉरेन हेस्टिंग्स, Governor General from 1773 to 1785, was one of the important figures who played a significant role in the expansion of company power. Full stop. By his time, the company has acquired power not only in Bengal but also in Bombay, means Mumbai, and Madras, means Chennai. यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश किया उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो था शुरुआती दौर में वो था वॉरेन हेस्टिंग्स का। वॉरेन हेस्टिंग्स का ये पहले बंगाल का गवर्नर था जो कि बाद में चलकर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसके काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को बहुत फैलाया। इसके जो भी जुडिशरी के काम थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम थे, जो भी पॉलिटिकल इसने स्टेप्स लिए उसमें इसको सफलता मिली और आगे चल के इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को और फैलाया। बंगाल, मद्रास जो है वो चेन्नई का पुराना नाम है एंड बॉम्बे जो है वो मुंबई का पुराना नाम है। ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। तीनों पर किसका एक तरीके से जो देखरेख थी वो किसकी थी? वो वॉरेन हेस्टिंग्स की थी। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का, वो जो है बंगाल, मद्रास, इस तीनों टेरिटरी को, पूरे प्रेसिडेंसी को देखता था। इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने काफ़ी प्रशासकीय सुधार किए। नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस, यानी कि अगर हम देखें जस्टिस के अगर उसमें देखें तो इसने बहुत अच्छा काम किया। फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टेब्लिश्ड। यानी कि हम देखते हैं कि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नया जो कानून है वो पारित किया। उसमें इसने ये बोला कि ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव टू कोर्ट अ क्रिमिनल कोर्ट, यानी कि फौजदारी अदालत, एंड अ सिविल कोर्ट मीन्स दीवानी अदालत। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बोला कि जितने भी वो ज़िले हैं उसमें दीवानी अदालतें और फौजदारी अदालतें यानी क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश किए जाएंगे, जहां पर जो भी इनकी देखरेख करेगा वो कुछ मौलवीज और कुछ हिंदू पंडित थे, वो इसकी देखरेख करेगा। लेकिन उनके ऊपर जो हेड होगा वो एक यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, हु प्रिसाइज्ड ओवर सिविल कोर्ट्स। यानी कि ये जो कलेक्टर था वो मौलवीज और हिंदू जो पंडित थे उनके ऊपर था और वो पूरे सिविल कोर्ट को देखता था। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर काजी एंड मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर। और जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे उसका जो हेड था वो काजी और मुफ्ती के अंडर ही था, लेकिन फिर भी उसको सारा सुपरविजन कौन करता था? वो कलेक्टर ही करता था। तो मीन्स जो कलेक्टर है वो सिविल कोर्ट्स को भी देख रहा है और क्रिमिनल कोर्ट्स को भी देख रहा है, लेकिन ये कलेक्टर जो है वो एक यूरोपियन कलेक्टर है। ओके। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। N.B. Hall had translated this digest into English. By 1778, a code of Muslim laws was also compiled for benefit of European judges. अब क्या हुआ कि 1775 में 11 हिंदू पंडितों को बोला गया कि वो हिंदू लॉ को, जो भी हिंदू कानून है उसको कंपाइल करे, और N.B. हाल हेड को ये ड्यूटी दी गई कि वो उस हिंदू लॉ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें।
और 1778 तक जो मुस्लिम लॉ था, जो मुस्लिम कानून था, उसको भी कंपाइल करने की जिम्मेदारी दी गई, ताकि जो भी यूरोपियन जजेस हैं वो इंडियन लॉ को यानी हिंदू लॉ को और जो मुस्लिम लॉ है उसको समझ सके। और 1773 में एक एक्ट आया जिसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे के फ्यूचर में जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आया था 1773 में, और इस एक्ट के तहत भारत को अपना पहला क्या मिला? सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में आया और हमें न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश, यानी कि हमें एक न्यू सुप्रीम कोर्ट मिला। वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील द सदर निजामत अदालत वॉज ऑल्सो सेटअप एट कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता में हमें एक और सदर अदालत जिसे हम कहते हैं वो भी मौजूद थी। द प्रिंसिपल फिगर इन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। भारत के अगर पोस्ट में देखें तो कलेक्टर का जो पोस्ट था वो सबसे ऊंचा था। एज द टाइटल सजेस्ट, his main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district with the help of judges। यानी कि जो कलेक्टर था उसका काम क्या था? टैक्स कलेक्ट करना और अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। His office, the collectorate, became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holder of authority। और जो ये कलेक्टर का जो ऑफिस था वो एक मेन सेंटर बन गया इन पूरे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम थे उनके लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी की आर्मी की। ब्रिटिश यूज्ड टू कॉल द आर्मी एज सिपाही, यानी सिपाही, वेयर द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज बाय कैवलरी, यानी कि घुड़सवार, एंड इन्फेंट्री, यानी कि पैदल। यानी कि जो मुगल आर्मी थी उसमें घुड़सवार और पैदल सैनिक ज़्यादा थे, who were given training in archery and the use of the sword, while the British army soldiers were armed with muskets, means heavy gun, and matches, यानी कि गन for ignite by a match। यानी कि जो ब्रिटिश आर्मी थी वो जो उसके सिपाही थे वो एक ऐसी हैवी गन लेके रहते थे अपने साथ, और इस तरह का एक मैच लेके बैठ रहते थे जिसमें चिंगारी डालते ही वो बंदूक जो है वो चल उठती थी। तो यानी कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन द मुगल आर्मी एंड द कंपनी आर्मी तो हम ये देखते हैं कि मुगल आर्मी जो है वो उसमें पैदल सिपाही जो थे वो इससे कम थे, लेकिन वो घुड़सवार और पैदल सेना ठीक थी। लेकिन अगर हम कंपनी की जो आर्मी देखते हैं उसमें हम देखते हैं ज़्यादातर उनके पास गन वगैरह थी जिसका वो इस्तेमाल करते थे। अब हम बात करेंगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन मुगल आर्मी एंड द कंपनी आर्मी। सो अगर हम देखेंगे तो मेनली जो कैवलरी थी और इन्फेंट्री थी वो मुगल आर्मी में हम देखते हैं यही दो चीज़ थी, और कंपनी में हम देखते हैं कि मोस्टली जो है वो इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना थी। मुगल आर्मी में पैदल सेना कम और घुड़सवार ज़्यादा थे, जबकि कंपनी में घुड़सवार कम और पैदल सेना ज़्यादा थी। केवल ट्रेंड सोल्जर इज आर्चरी एंड यूज ऑफ द स्वॉर्ड। मुगल आर्मी में जो सैनिक थे वो तलवारबाजी और तीरंदाजी में एक्सपर्ट थे, जबकि कंपनी में जो सोल्जर थे वो किस चीज़ में ट्रेन थे? वो गन चलाने में ट्रेन थे। नॉट लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन इन्फेंट्री, इफ नीडेड रूरल आर्म पीजेंट्स वर ऑल्सो बिकम सोल्जर्स। मुगल आर्मी में क्या होता था कि बहुत बड़ी सेना नहीं थी, अगर ज़रूरत पड़ती थी तो जो किसान होते थे गांव के उन्हीं को सेना में भर्ती कर लिया जाता था, जबकि कंपनी आर्मी में क्या होता था? बड़े स्तर पर काफ़ी हद तक जो यूरोपियन सैनिक हैं वो भी होते थे और भारतीयों को ट्रेनिंग देके फिर उसमें शामिल किया जाता था। कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग ऑफ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। कंपनी क्या करती थी? जो इंडिया के लोग हैं उनको जब अपनी सेना में भर्ती करती थी तो वो यहाँ पर जो उनकी कास्ट और कम्युनिटी है उसको इग्नोर कर देती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने सोल्जर और जो इंडियन सोल्जर थे उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव करती थी। और इसी भेदभाव का नतीजा था कि जो यहाँ के जो सिपाही थे यानी कि जो यहाँ के सैनिक थे इंडिया के, उन्होंने इस चीज़ पे रिएक्ट किया। कब रिएक्ट किया? 1857 की जो रिवॉल्ट हुई उस पर इन्होंने रिएक्ट किया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि यूरोपियन जो सोल्जर हैं और जो इंडियन सोल्जर हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, इंडियन सोल्जर्स को अच्छा खाना नहीं दिया जाता और उनके साथ भेदभाव होता है। तो उसी का रिजल्ट था कि जो 1857 की जो रिवॉल्ट है वो होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पर चैप्टर जो है वो कंप्लीट होने वाला है, तो यहाँ पर हमें लास्ट मोमेंट पे समरी दी हुई है, तो उस समरी को हम एक बार देख लेते हैं कि समरी में क्या बोल रहे हैं. समरी ऑफ द चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, वी कैन से दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर. हम ये देखते हैं कि अगर हम पूरा समराइज करें चैप्टर को, तो हम ये पाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पर एक ट्रेडिंग कंपनी बन के आई थी, जो कि यहाँ पर एक टेरिटोरियल कॉलोनी बन गई, यानी कि भारत को उसने अपना उपनिवेश गुलाम बना लिया. The arrival of new steam technology in the early 19th century also added this process, and now it take only 3 weeks to travel to India by sea. जो टेक्नोलॉजी आई, उस टेक्नोलॉजी से भी इस चीज़ को और बढ़ावा मिला कॉलोनियल पावर को, क्योंकि अगर आपको इंग्लैंड से इंडिया आना है तो आप ओनली 3 वीक्स में बाय जो शिप होती थी उसके जरिए आप इंडिया पहुंच सकते थे. तो क्या होता था, जो ब्रिटिश फैमिलीज होती थी वो यहाँ पर आके इंडिया में बस जाया करती थी, और एक तरह से उन्होंने यहाँ को अपना घर बना लिया. By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of territory and 78% of the population of Indian subcontinent. क्या हुआ कि जब यहाँ पर उन्होंने सोच लिया कि हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं, अब यहाँ पर हमें टेरिटोरियल कॉलोनी पावर बसाना है, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो ज़्यादातर जो भूभाग हैं उसको अपने कंट्रोल में किया. अगर हम देखें तो 63% उन्होंने यहाँ की टेरिटरी यानी ज़मीन को कब्जे में कर लिया, और यहाँ की 78% जनता जो है उसके ऊपर वो राज करने लगी. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी जो पूरी पावर है वो यहाँ पर पूरी लगा चुकी थी, और उसने पूरी इंडिया को अपने कंट्रोल में फाइनली कर लिया था. तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा कंटेंट जो है वो हमारा कंप्लीट होता है. अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ. सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंसी, विच वर 3 प्रेसिडेंसीज. ओके, सो इसका आंसर है, ब्रिटिश टेरिटोरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज. वो 3 प्रेसिडेंसी कौन थी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स, व्हाट वॉज हिज रोल इन हिज एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर. So the answer is Warren Hastings, an English statesman, was the first governor of the presidency, the head of the Supreme Council of Bengal. यानी कि वो बंगाल का क्या था? गवर्नर था. And thereby the first governor general of Bengal from 1772 to 1785. उसके बाद वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना. उसके बाद धीरे धीरे करके वो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे का भी गवर्नर जनरल बन गया. He faced and dealt with continual opposition to his policies, yet by strength of character, firmness of resolve and sense of duty, he overcome all obstacles. यानी कि अपने स्वभाव और अपने जो जीत की भावना थी इसके अंदर, उसके कैरेक्टर की वजह से ये यहाँ पर जितनी भी मुश्किलें थी उससे उन मुश्किलों को इसने दूर कर दिया. Many of which arose from the difficulty of defining his new position and its responsibilities. यानी कि जो भी उसकी डिफिकल्टी थी और जो भी थी उसने उसको बिल्कुल दूर कर दिया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसने अच्छे से निभाया. अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which major reforms were introduced by Warren Hastings in the sphere of justice. यानी कि न्याय के अगर उसमें हम देखें तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या सुधार किए, तो यहाँ इसका आंसर होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस. फ्रॉम 1772 a new system was justice was established. Each district was to have 2 courts, a criminal court, फौजदारी अदालत एंड अ सिविल कोर्ट यानी दीवानी अदालत. तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर. सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. What was the job of collector? कलेक्टर की क्या जॉब थी? सो इसका आंसर होगा, द प्रिंसिपल फिगर इन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर. यानी कि जो कलेक्टर था उसका मुख्य काम क्या था? हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर एंड दरोगास. यानी कि इनकी हेल्प से वो अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेगा और रेवेन्यू कलेक्ट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं. राइट
एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन द मुगल आर्मी एंड द कंपनी आर्मी। तो हमें मुगल आर्मी और कंपनी आर्मी के बीच में 2 डिफरेंस बताने हैं। तो कोई भी आप 2 डिफरेंस लिख सकते हैं, ये वाले और ये वाले पॉइंट आप दोनों लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं आपको, अगर आप जो ठीक लगता है। आप 4 पॉइंट दिए हुए इसमें, 4 पॉइंट दिए हुए इसमें, तो आप कोई भी 2 पॉइंट जो है वो इसके अंतर में लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन है, थिंक एंड राइट व्हाई द इंडियन पीपल वर वर्किंग एज अ सपोर्ट बॉय फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो यहाँ के लोग थे, सेना थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एज अ सपोर्ट बॉय के रूप में क्यों काम करती थी। इसका आंसर होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेड टू एक्सपेंड देयर इंपेरियलिज्म थॉट इन इंडिया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जो भी उसकी साम्राज्यवादी सोच थी उसको आगे बढ़ाने में कामयाब रही। मोस्टली पार्ट जो था वो इंडियन टेरिटरी का, यानी कि 63%, ठीक है, 63% पार्ट जो टेरिटरी था और 78% पार्ट जो उसका पॉपुलेशन का था, उस पर इनका कंट्रोल हो चुका था। द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू वर्क फॉर ईस्ट इंडियन कंपनी एंड बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जिसके पावर में वो रह रहे हैं, कंट्रोल में वो रह रहे हैं, उनके लिए उनको काम करना जरूरी हो गया। और इस तरीके से ये जो हमारे पूरे क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो यहाँ पर स्ट्रेट होते हैं, तो वो मैं आपको यहीं से बता देती हूँ कि वो करने होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो घुमावदार होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि वो उनके आंसर क्या होंगे। तो चलिए, यहाँ पर ये हमारा वीडियो जो है बच्चों कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।